बिलीवरनर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे और आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना और उठना ये तो लगा ही रहता है। स्टार्टअप में भी ऐसा ही होता है। आज के हमारे गेस्ट है जयेश बागड़े। इनकी स्टार्टअप जर्नी हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज बी ब्रेव टू बिलीव इन यू एंड इसी वीडियो को एंड तक देखें। सब्सक्राइब। थैंक यू जयेश बागड़े सर फॉर कमिंग इन बिलीवरनर एंड हमें आपने समय दिया। जयेश सर, क्या आप हमारे ऑडियंस को आपके बारे में कुछ बता सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल राहुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आकर अपने बारे में बात करने के लिए बहुत उत्साहित भी हूँ यहाँ पर। तो मेरा बेसिकली बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप में काफी समय से है। करीब 10 से 12 साल से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर। और मेरी शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से हुई। एक बहुत अच्छे ढंग से एक मौका मुझे मिला अपने आप इस दुनिया में लाने का, जिसका मैंने पूरा किया इस्तेमाल। तो हुआ ऐसा था कि मैंने अपना एजुकेशन खत्म किया मेरा। उसके बाद एक मास्टर्स डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजमेंट भी मैंने किया हुआ है। अच्छा। तो इसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग में कुछ साल काम किया, लेकिन इंटरनेट से मुझे काफी लगाव था और इंटरनेट में देख रहा था किस तरीके से ये बड़ा होगा और इसमें क्या उपलब्धि, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो उसी वजह से मैंने अपना करियर शिफ्ट किया। मैंने इंटरनेट कंपनी, मैं जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं काम किया करता था और जो मेरा करीब 6 साल का एक्सपीरियंस था, उसको मैंने छोड़कर मैंने सोचा कि मैं इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट होऊंगा, मैं इंटरनेट बिजनेसेस की तरफ शिफ्ट होऊंगा। तो इसी सिलसिले में मेरे एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कंपनी में एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन किया। सोच ये थी कि वहां से मैं आगे सीखूंगा, समझूंगा और करियर शेप अप करूंगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज है उस हिसाब से। लेकिन मेरा इंक्लिनेशन बेसिकली राइटिंग की तरफ होने की वजह से मैंने स्टार्ट किया एज अ कंटेंट राइटर उस कंपनी में, जो एक इंटरनेट पब्लिशिंग कंपनी है। इंटरेस्टिंगली जो उसके सीईओ और फाउंडर थे मिस्टर डॉक्टर डेविड अरमन, जो बाद में मेरे को फाउंडर भी बने। हम लोगों ने पहला स्टार्टअप मेरी लाइफ का हम दोनों ने साथ नहीं किया। तो डेविड और मैंने डेविड की कंपनी ज्वाइन की थी 2006 में। और डेविड वाज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट लेक सिटी, यूटा। पीएचडी इन जियोलॉजी, लेकिन इंटरनेट में काफी उनको इंटरेस्ट भी था काम करने का और वो कंपनी एस्टेब्लिश कर चुके थे। और टिपिकली जैसा होता है कि इंडिया एक चीप लेबर, मोर स्किल्ड लेबर, उस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश की 2006 में। 2006 के एंड में मैंने करीब ज्वाइन किया था जी। और होते होते हम दोनों ने साथ में काम करते करते वी लाइक ईच अदर। और जो एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने वो ये थी कि उन्होंने मुझे एक दिन बुलाकर कहा कि वुड यू लाइक टू जॉइन मी एज अ पार्टनर इन दिस कंपनी। तो राइट फ्रॉम एन एम्प्लॉय जो उस कंपनी में प्रोग्रेस कर गया, वहां से मेरा पहला स्टेप, पहला वेंचर या पहला ये था एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। वो ऑफर तो 2008 में मैंने फॉर्मली ज्वाइन की कंपनी। 2008 में हम लोगों ने एक नई कंपनी एस्टेब्लिश की इंडिया में, और उसमें मैं डायरेक्टर बना, उनमें उसका पार्टनर बना। तो डेफिनेटली एक ऐसे बैकग्राउंड से हालांकि मैं कि जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे पर्सनली भी। फैमिली में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब्स पर ही हैं, जैसा एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में होता है। तो वो थोड़ा सा मतलब शुरुआत में कुछ समझ में आता नहीं था कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। लेकिन इट्स लाइक प्लेन से आप कूदते हो, पैराशूट आप रास्ते में बना लेते हैं जमीन पर छूटने के पहले, वैसी ही बात है। तो आई थिंक दैट वो एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। डेविड और मैंने करीब 10 साल काम किया साथ में। हम लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया 2012 के करीब, touristlink.com उसका नाम था। और वो इसलिए किया क्योंकि जो हमारा इंटरनेट पब्लिशिंग बिजनेस था वो गूगल एल्गोरिथम्स की वजह से, गूगल सर्च इंजन में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हम लोग इंटरनेट पब्लिशिंग का बिजनेस थोड़ा डाउन साइड की तरफ जा रहा था, जो हम जानते थे कि जिसको रिकवर करना मुश्किल जाएगा। तो वी वांटेड टू वेंचर आउट इनटू समथिंग व्हिच इज मोर to the mark, more challenging that way। इंटरनेट पब्लिशिंग उस तरीके से थोड़ा ट्रैप बिजनेस मॉडल है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है जी। आप बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आपका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू उससे स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो वो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल था हम लोगों के लिए। हालांकि हमारा रेवेन्यू भी कुछ $1 मिलियन एवरी ईयर था।
साथ में हम लोगों का एक छोटा सॉफ्टवेयर सर्विसेज का बिजनेस भी था, लेकिन हम जानते थे कि सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ, अगर आपको दोनों चीजें चाहिए तो आपको रिस्क लेना होगा, आपको कुछ बिल्कुल। नया सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सर। प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। जी सर। तो क्योंकि हम ट्रैवल डोमेन में हम काफी काम कर रहे थे, हमारे काफी सारे ब्लॉग्स और काफी सारी वेबसाइट्स हमारी ट्रैवल डोमेन में थी। जी। तो 2012 में हम लोगों ने ट्रैवल वेबसाइट, ट्रैवल पोर्टल शुरू किया जिसका नाम था touristing.com। अभी भी वो चल रहा है। हम दोनों ने को फाउंड किया उसको, और वो उसका एक इंटेंशन ये था कि जो ट्रैवलर, जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं नए डेस्टिनेशंस, नई जगह पर, हाँ, तो और कितना लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रैवलर्स के लिए। बिल्कुल बहुत तो बढ़िया। उसके लिए जो इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम हम लोगों ने पूरा उस प्लेटफॉर्म पर क्रिएट किया। ओके। ना सिर्फ ट्रैवलर्स उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स, बड़े ट्रैवल एजेंट्स, छोटे ट्रैवल एजेंट्स, लोकल रेस्टोरेंट्स, तो ये उस इकोसिस्टम का काफी ज्यादा हिस्सा थे जहाँ पर इंटरेक्शन काफी हद तक पॉसिबल था। तो और सेल्स भी एक मॉडल था रेवेन्यू जनरेशन का, हमारा लीड्स जनरेशन हम लोग किया करते थे। तो बेहतर रहा, हम लोगों ने पहले ही साल काफी सारे लोगों को ऑनबोर्ड किया, काफी अच्छा ट्रैक्शन हम लोगों ने उसमें दिखाया, और ये साबित कर दिया कि ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसका लोग सोल्यूशन चाहते हैं। बिल्कुल। स्टार्टअप की दुनिया में आई थिंक कि एक स्टार्टअप और एक बिजनेस में बड़ा अंतर ये भी है कि स्टार्टअप्स अमूमन जो गैप्स हैं या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी तरफ ज्यादा रुख करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं स्केलेबल तरीके से। बिल्कुल। उसको आप एजिलिटी के साथ स्केल कर जाए, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, बिजनेस को और तरफ आप बड़ा कर सकते हैं। तो वो एक चीज हमको यहाँ पर वो प्रॉब्लम हमें दिखा। हम ट्रैवल डोमेन में हम लोग 10 साल काम कर ही रहे थे, 5-6 साल उसके पहले काम कर ही चुके थे। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देन हम लोगों ने स्टार्ट किया 2012 में। अच्छा ट्रैक्शन मिला, हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल फंड भी रेज किया, उसकी वजह से फंड रेजिंग भी हमारा पॉसिबल हुआ। गवर्नमेंट ऑफ चिली से हमने फंड रेज किया, हमने एक इंडिया बेस्ड इंक्यूबेटर से हमने फंड रेज किया, हमने कुछ एंजल इन्वेस्टर्स उस राउंड में पार्टिसिपेट किए, जिनमें से एक्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगलर्स, ऐसे एक पूल ऑफ इंडिविजुअल्स ने, एक एंजल ग्रुप ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं हालांकि हम दोनों साथ में काफी समय काम कर रहे थे, बट कुछ वजहों से, निजी वजहों से भी मैं चाह रहा था कि मैं कुछ अपना शुरू करूं, और वहां से फिर मैंने दूसरा एक अपना स्टार्टअप 2016 में एक और स्टार्टअप मैंने स्टार्ट। ओके। तो वो भी एक हाइपर लोकल स्टार्टअप था। हाइपर लोकल एक बहुत नया वर्ड था मेरे अलावा। सिर्फ उस समय जो स्टार्टअप्स थे वो ग्रोफर्स, क्योंकि मैंने लगभग 2014-15 से उसका काम शुरू किया था और 2016 में फॉर्मली लॉन्च किया। तो उस समय बहुत कंपनीज नहीं थी। गेट नाउ मेरा स्टार्टअप था। लोकल स्टोर्स को हम डिजिटल बैंक्वेट किया करते थे। हम उनको एक सेल्स चैनल हमने स्टार्ट करके दिया था कि आप अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेच सकते हैं। डिलीवरी मैकेनिज्म, लॉजिस्टिक्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, तो उनके लिए वो आसानी थी कि अपना सामान बेचे और वो सही सलामत अच्छे ढंग से सही वक्त पर लोगों के घर पे पहुंच भी जाए। उसके लिए भी आई वॉज लकी इनफ 2 times इन अ रो कि जब हमने फंड रेज मैं कर पाया अपने नेक्स्ट वेंचर के लिए भी। तो बॉम्बे बेस्ड एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उस स्टार्टअप में मेरे साथ इन्वेस्ट किया। एक उसके पहले राउंड में, सीड राउंड में, एक एंजल इन्वेस्टर मेरे साथ थे। उसके बाद जो प्री सीरीज था उसमें एक इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। तो वो स्टार्टअप काफी अच्छा था। लेकिन उस समय हालांकि जो हम देखते हैं स्टार्टअप्स में टिपिकली कि जो एक हम कहते हैं कि रोज हर समय बदलते रहती हैं चीजें स्टार्टअप में। आप सुबह शुरू करेंगे तो हो सकता है आप बहुत एक्साइटेड रहें और दोपहर होते होते आप मतलब 3-4 मूड स्विंग्स और 3-4 साइकिल्स में से आप जाएं जहाँ पर आप बहुत एक्साइट होते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जर्नी है स्टार्टअप का। तो इसी तरीके से हम लोगों ने काफी अच्छा काम भी किया, लेकिन बहुत मुश्किल गई हम लोगों को नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए। हालांकि नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स इस डोमेन में एक्टिव हो गए। बिल्कुल। तो हाइपर लोकल डोमेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका था। और ये भी एक सबक है जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को इन जनरल सीखना चाहिए कि आप जो प्लान बनाते हैं, जी, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं
हालांकि उसके बाद भी सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे एक्स फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप फोर्स ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। सॉरी। और इसकी वजह से आपको सभी सिचुएशंस के लिए, सभी चीजों के लिए आपको तैयार होना ही पड़ता है। और मतलब जो आप प्लान करते हैं, जितना भी एफिशिएंट प्लान हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके मुताबिक ही जाए। जी। तो आपको हर सिचुएशन पे रेडी होना पड़ेगा। हम्म। तो ये मेरी जर्नी थी अब तक सो फार। होप बहुत बढ़िया। काफी अप्स एंड डाउन और काफी सारा आपने लर्न किया सर इस एंटरप्रेन्योर और ये स्टार्टअप की जर्नी में। काफी कुछ आपसे सीखने लायक है यूथ को भी। और सर अभी मैं जानना चाहूंगा कि इसके बाद आप जब अभी आप अपने आप को कैसे देखते हैं और कहाँ ले जा रहे हैं? तो ऑफकोर्स जब आपको एक आपकी मेहनत जिस पर आपकी होती है और आप जिस पर उस पर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन बंद करनी हो या उस पर से आपको एक डिसीजन लेना हो, जो बहुत कई बार डिफिकल्ट होता है लेने के लिए, तो वही सिचुएशन मेरे साथ गई जब मैं वो कंपनी बंद करनी थी। और आगे बढ़ने का जब सवाल आया तो काफी दिक्कत हुई, क्योंकि क्या करना चाहिए। जब तक कोई चीज आपको एक्साइट नहीं करती तब तक नहीं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हम जैसे हैं जो स्टार्टअप्स में काम किया करते हैं, और स्टार्टअप को एक बार हम कर लेते हैं तो वो शायद एक बहुत ढंग तक हमारे सोचने और काम करने की क्षमता को बदल देता है। तो हर चीज आप नहीं कर सकते, आपको बहुत चीजें ऐसी लगती है जो एक्साइटिंग हो, जो आपको ड्राइव कर सकें। तो मैंने अपना समय लिया, मैंने करीब साल भर लिया तो सोचने के लिए कि अब नेक्स्ट क्या करना है। लकी इनफ मुझे वो चीज मिली। मैं अभी जो कर रहा हूँ वो कंपनी है नाउज़ोन, और हम लोग एक वेयरेबल डिवाइस बना चुके हैं। प्रोटोटाइपिंग के बीटा टेस्टिंग में है अभी प्रोटोटाइप होकर। तो अभी मास टेस्टिंग पर नेक्स्ट फेज में आ जाएगा। अभी अबाउट 100 लोगों पर हमारा टेस्ट चल रहा है। तो नाउज़ोन एक वेयरेबल डिवाइस है जो यूजर का, वियरर का ब्रेथ मेजर करता है। ब्रेथ इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि अभी जो हम वेरिएबल्स देखते हैं वो आपका हार्ट रेट वेरिएंस मेजर करते हैं। नाउज़ोन दुनिया के बहुत वेरिएबल्स में से है जो आपका ब्रेथ रेट मेजर करता है। इसको अगर हम समझें तो ये होगा फिटबिट। अगर आप फिटबिट जानते हैं, मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे ऑडियंस भी फिटबिट जानते होंगे। तो जो क्लोजेस्ट एग्जांपल हो सकता है वो है फिटबिट फॉर माइंड। तो फिटबिट आपके फिजिकल वेलनेस के लिए जो वेरिएबल है, जो सबसे प्रसिद्ध वेरिएबल है, वो आपकी फिजिकल फिटनेस को इंश्योर करता है। हम आपके मेंटल फिटनेस को इंश्योर करते हैं विद नाउज़ोन। वंडरफुल। तो ये वेरिएबल जब आप यूज करते हैं, आप अपर टॉर्सो में आप उसको यूज कर सकते हैं। नॉन इंट्रूसिव है, आप जस्ट क्लिक कर लीजिए, स्टार्ट्स वर्किंग। तो नाउज़ोन आपका ब्रेथ मेजर करके आपके स्टेट ऑफ माइंड को इवैल्यूएट करता है। सिंपली पुट, अगर आपका माइंड स्ट्रेस में जा रहा है, अगर आप स्ट्रेसफुल या एंजाइटी में हैं, एक एंशियस हो रहे हैं, एंजाइटी वाली सिचुएशन में जा रहे हैं, तो आपका ब्रेथ रेट चेंज होता है। आपका ब्रेथ रेट एक आपका सिग्नेचर है जो आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस जो आपका चल रहा है, उसका एक सिग्नेचर है। तो जब ये होता है हम उस इंस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम आपको पहले अलर्ट कर सकते हैं, इसके पहले कि आप स्ट्रेस में जाएं। हम आपको अलर्ट कर देते हैं कि डियर जयेश, डियर राहुल, यू आर गेटिंग इनटू स्ट्रेस जोन। ग्रेट। तो नॉट ओनली वी अलर्ट यू, हम लोग उस समय आपको कुछ बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बेसिक चेयर योगा भी दे देते हैं, ताकि आप वापस इसी क्षण में, इसी मोमेंट में आए। तो वो एक तरीके से अवेयर हो जाता है वो बंदा। जी, हमारा काम है आपको अवेयर करना, आपको स्ट्रेस में ना जाते रहना। लेकिन स्ट्रेस के अलावा हम ये भी आपको क्लियरली बता सकते हैं, जब आप अटेंटिव, जब आपका अटेंशन सही जगह पर हो, या जो आपका कॉग्निटिव टास्क आपके हैंड है, उसमें जब आपका अटेंशन आता है, जैसे रीडिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये जगह, तो यहाँ पर अटेंशन बेहद जरूरी है। और हम आपको वो भी डिफाइन करके देते हैं। अब भी हम लोग उस लेवल तक रिसर्च और डेवलप कर चुके हैं इसको, जहाँ पर आपके दिन भरे में अगर आप इसको 10 घंटा यूज करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि कितना समय आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में।
वाह, आप अटेंटिव वंडरफुल सर, कितना समय थे, आप फोकस कितना, काम कितना समय थे। बहुत बढ़िया। और हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आप मान लीजिए एक स्ट्रेस में पर्टिकुलर समय आज है, हाँ, कल है, आपका एवरेज जो वर्कआउट होता है उससे कि दिन में आप आधा घंटा स्ट्रेस में होते हैं, तो जी, हमारी कोशिश वो पूरे मैकेनिज्म में और उस प्रोग्राम में यही, उस प्रोडक्ट में यही है कि with the help of meditation, with the help of proper knowledge about stress, with the help of proper diagnosis of stress, और मेडिटेशन और योगा के सहारे हम आपका स्ट्रेस लेवल दिन ब दिन कम करने की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। आज अगर आपका स्ट्रेस 30 मिनट्स का है एवरेज डेली, हम कोशिश करेंगे कि वो 5-7 मिनट हम पे आ जाए। महीने 2 महीने ओके, ओके, काफी तो इंटरेस्टिंग, मेंटल वेलनेस की तरफ हम काफी इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट बिल्डअप हो रहा है सर। अभी के टाइम पे जो कोविड सिचुएशन है, इसके बाद जो लोग स्ट्रेस लेवल पे गए हैं और जॉब लॉसेस और बाकी सारी चीजें हैं, उन सब चीजों में ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। नहीं, बहुत मददगार है। हम लोगों ने इसके जो ट्रायल्स अभी किए हैं, जो डेटा हमने एक्युमुलेट किया, उससे ये तो काफी हद तक साबित होता है कि न सिर्फ ये लोगों को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की तरफ ले जाता है, बल्कि कुछ अच्छी हैबिट्स भी इम्बाइब करता है। मेडिटेशन, योगा, एक फिजिकल मेंटल फिटनेस दोनों की तरफ हम आपको ले जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं। और ये एक तरीके से प्रोडक्ट सिलेक्शन भी आपकी जो इतने दिनों की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस था, उसका भी एक नतीजा कह सकते हैं हम लोग। सर, इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट में जो लड़के या फिर लोग स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, और इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए आपका क्या कहना होगा उनके लिए कि किस तरीके से प्रोडक्ट को ध्यान दे या किस चीज पे उन्हें फोकस करना चाहिए? हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कोविड ने हमारी लाइफ को काफी हद तक ऑल्टर कर दिया है। हमारी सोचने की तरीका, हमारा बाहर सोशलाइज होने का तरीका, हमारा डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं उसका जो तरीका है, सब कुछ कोविड अभी चेंज कर दिया। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है। अगर कोई इसको बिजनेस की तरह देखना चाहता है या इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से इसको देखना चाहिए। और मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि दिस विल बी देयर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स टू स्टे, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता और प्रॉपर्ली इम्यूनाइज नहीं होता। बिल्कुल। तो एक लॉन्ग टर्म तरीके से हम देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। स्टार्टअप का मतलब मेरे लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम को आप लॉन्ग टर्म विजन में देखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शायद एक स्टार्टअप आप बेहतर ढंग से ना बना पाए। एक बिजनेस हालांकि आप जरूर खड़ा करके एक अपॉर्चुनिटी देकर, जैसा आप भी देख रहे होंगे कि मेकिंग ऑफ सैनिटाइजर्स, मास्क, काफी ज्यादा इंडस्ट्री की तरह अभी काफी हद तक लोगों ने इसको एप्लाइज कर लिया है, और लोग काफी पैमाने पे, बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। आप देखिए इसको, ये एक शॉर्ट टर्म ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। जी सर। जो ये है, लॉन्ग टर्म जो आपके बिहेवियरल चेंजेस है वो लॉन्ग टर्म है। जैसे आप सोशलाइज करते हैं, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, तो मुझे लगता है वहां पर आप कोई इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस बिल्ड किए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जी सर, काफी अच्छा मैसेज है आपका सर लोगों के लिए भी, और कि ताकि वो एक लॉन्ग टर्म विजन की ओर ध्यान दे, ना कि इनिशियल स्टेजेस पे ट्रैक्शन जनरेशन की ओर पर फोकस करें। थैंक यू जयेश सर, हमें आपने समय दिया और बिलीव विनर में आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी।